अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी क्या, एस्पिरिन। अब देखें, एस्पिरिन मैंने यहाँ पर नहीं बताया था, ये जो है ना कॉक्स एंजाइम है, कॉक्स एंजाइम को आपके पास इनहिबिट करती है क्या, एस्पिरिन, ठीक है। अब यही करेंगे हम। जब कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा और प्लेटिलेट की एग्रीगेशन एंड वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। इसकी वजह से आपके पास जो है ना क्लॉट की जो है ना फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। एस्पिरिन जो है ना वाइडली यूज ड्रग है, जो है ना इसे खून पतला करने वाली जो है ना गोली भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम एस्पिरिन का देखते हैं, ठीक है। जो है ना इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ना, इस चैप्टर में आपसे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ड्रग्स का इतना नहीं पूछा जाएगा। इनकी ना आपसे जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत पूछी जाएगी, ठीक है। इनके यूजेस भी इतने नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज सारों के एक जैसे ही हैं, ठीक है। लेट्स जो है ना चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में से आपके पास क्या बन रहा था, थ्रोम्बोक्सिन A2। यहाँ पर क्या था, ये एक एंजाइम था COX-1, इसको ये जो बना रहा था, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जब हम एस्पिरिन देते हैं तो एस्पिरिन आपके पास क्या करती है, ये एंजाइम में एक जो है ना एक्टिव साइट होती है सीरीन अमाइनो एसिड्स की। सीरीन अमाइनो एसिड जो है ना क्या करेगा, ये एस्पिरिन क्या करती है, इस सीरीन जो है ना अमीनो एसिड्स पर क्या करती है, एसिटाइल ग्रुप लगा देती है। मतलब क्या करती है, ये एसिटाइलेशन करती है जो ना एस्पिरिन। इसकी वजह से ये एंजाइम क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है और ये थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन रहा होता, ठीक है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं, ट्रांजिएंट सेरेब्रल इस्कीमिया में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। इस्कीमिया क्यों, अब देखें, लेट सपोज ये क्या है, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ये क्या क्लॉट है और ये जो है ना आपके पास ये लेट सपोज ये कहाँ जा रही है, जो है ना ब्रेन में जा रही है। ये क्या है, जो है ना वेसल ब्रेन में जा रही है और इसमें क्या है, ये क्लॉट है। तो यहाँ पर ये जो ना, यहाँ पर क्या होगी, O2 बिल्कुल लो होगा। O2 लो होने की वजह से क्या था, इस्कीमिया। ट्रांजिएंट सेरेब्रल इस्कीमिया में आप ये यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये इस जो है ना एथेरोस्क्लेरोटिक, ये क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है। बेसिकली एस्पिरिन हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स में दे रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आपके पास क्या हो, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स होते हैं वहाँ पर हम जो है ना एस्पिरिन। अच्छा, उसके बाद इसको हम रिकरेंट एमआई में भी यूज़ कर सकते हैं एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ एमआई में भी यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसको हम जो है ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब देखें व्हाट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन, आप पूछेंगे। अब प्राइमरी प्रिवेंशन आपका क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन आपके पास क्या होता है, एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट, जब ऑनसेट हो डिजीज़ का उस वक्त हम एक कोई भी एक्शन लें उसे हम प्राइमरी कहते हैं। एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी, सेकेंडरी आपके पास क्या है, जो है ना डिक्रीज इज़ द जो है ना आपके पास ये क्या करता है, जो है ना प्रोग्रेस को कम करता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन उसे हम कहते हैं जो डिक्रीज द जो है ना प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़, ठीक है। ये आपने जो है ना कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़े होंगे, ठीक है। बहरहाल नॉर्मल जो डोज देते हैं हम एस्पिरिन की वो क्या होती है, रेंजेस बिटवीन दी 50 टू 325 मिलीग्राम डेली देते हैं इसका डोज एस्पिरिन का, अगर हमने देना हो तो, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी क्या कहाँ पर आ जाएं, इसकी जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स पर आ जाएं। ये हम ओरल दे रहे होते हैं, ठीक है। जब ये हम ओरल दे रहे होते हैं तो इसका जो ओरल इफेक्ट होता है वो आपके पास 15 टू जो है ना 15 टू 20 मिनट्स होता है। इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी एंड ये लिवर में आएगी। लिवर में आके ये कन्वर्ट होती है किसमें, सैलिसाइलिक एसिड में। किसमें, सैलिसाइलिक एसिड में। अगर एस्पिरिन आपके पास जो है ना सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी तो इसका जो है ना ये सॉरी ये मैंने पता नहीं क्या बताया था, बल्कि ये क्या इसकी हाफ़ लाइफ है। इसकी हाफ़ लाइफ कितनी होगी एस्पिरिन की, 15 टू 20 मिनट्स होगी। और अगर ये सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसकी हाफ़ लाइफ होती है आपके पास क्या, 13 टू 12 आवर्स होती है, ठीक है। एंड इसके बाद ये इसका एक्सक्रीटेड रूट क्या होता है आपके पास, ये जो किडनी के थ्रू ये जो ना एक्सक्रीट आउट हो जाएगी यूरिन में, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट, जो भी आप एंटीकोगुलेंट एंटीप्लेटिलेट पढ़ेंगे उसकी एडवर्स इफेक्ट में ब्लीडिंग ज़रूर आएगी, ठीक है। उसके बाद एंजियोएडिमा आता है इसमें, ब्रोंकोस्पाज्म आपको ये मैंने जो है ना उसमें पढ़ाया था, किसमें, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में, बिकॉज एस्पिरिन इज आल्सो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। यहाँ पर ये क्या करेगी, ब्रोंकोस्पाज्म करेगी। एंड हेमरेजिक स्ट्रोक इसमें आ जाएगा एंड जीआई ब्लीड आ जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग एंड हेमरेज इसमें आता ही आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना एक और चीज़ यहाँ एस्पिरिन में रह गई थी हमारी, ये वाली कि जो है ना अगर आप जो है ना प्रोफिन दे रहे हैं,
आइब्यूप्रोफेन आपके पास क्या होता है, एक ड्रग होता है जो आपके पास क्या होता है, एनसेड होता है। बेसिकली ये जब आप जो है ना प्रोफेन दे रहे होते हैं और आप एस्पिरिन भी दे रहे होते हैं, तो इनका ना आपस में क्या होता है, ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो जो है ना आइब्यूप्रोफेन जो है ना आपके पास क्या करता है, ये इसको इनहिबिट करता है। मतलब क्या, ये जो ये भी जो है ना प्रोफेन भी ना आपके पास किसको, इस COX-1 को इनहिबिट कर रहा होता है इसको। ये मतलब क्या, एस्पिरिन से जो है ना बहुत ज़्यादा ये वो होता है, मतलब क्या पावरफुल होता है ये आइब्यूप्रोफेन। ठीक है, होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, P2 वाइटोलिव आर रिसेप्टर इनहिबिटर। P2 वाइटोलिव आर रिसेप्टर इनहिबिटर में हमारे पास क्या आ रहा था, प्रसुग्रल आ रहा था, जो है ना कैंग्रेलर आ रहा था, टिकाग्रेलर आ रहा था, जो है ना टिक्लोपिडिन आ रहा था, एनक्लोपिडोग्रिल आ रहा था। ठीक है, तो इसमें से MCQ आपके पास एक लिपिनकॉड के MCQs में भी दिया हुआ है कि जो ना टिकाग्रेलर एंड कैंग्रेलर, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल ड्रग्स होते हैं। ये दोनों रिवर्सिबल होते हैं। बाकी प्रसुग्रल, क्लोपिडोग्रिल एंड जो है ना टिक्लोपिडिन आर दी इरिवर्सिबल ड्रग्स। इनमें से MCQ आता है ये। ठीक है, रिवर्सिबल कौन से हैं, इरिवर्सिबल कौन से हैं। बेसिकली ये क्या नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये P2 वाइटोलिव रिसेप्टर पर आपके पास ADP बाइंड करता है। ADP जिसे यहाँ पर बाइंड करता है तो ये इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को बढ़ा देता है। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम क्या कर रहा था, ये वाला पूरा इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जब बढ़ रहा था तो ADP रिलीज़ करवा रहा था, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो भी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, ये इस एक्टिव साइट को बंद कर देंगे ये सारे ड्रग्स। ये जब इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ADP यहाँ पर बाइंडिंग कर पाएगा एंड ये रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएगा एंड जो है ना क्लॉटिंग इनहिबिट हो जाएगी। अब इसमें ड्रग्स कौन से थे हमारे पास, एक क्या था, कैंग्रेलर, टिकाग्रेलर, प्रसुग्रल, टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रिल। अगर ये सारे ड्रग्स हम IV रूट के थ्रू दें, तो क्या क्या हो सकता है कि जो कैंग्रेलर है ना, कैंग्रेलर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा 2 मिनट्स होगा। एंड ये ब्लू में मैंने सारे इनके यूजेस लिखे। कैंग्रेलर को हम PCI में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ PCI? PCI इज़ योर परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। ठीक है, इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैंग्रेलर को। 2 मिनट्स इसका ड्यूरेशन होता है। एंड देन हमारे पास क्या है, टिक्काग्रेलर का जो है आपके पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, 1 to 3 आवर्स। इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, इट प्रिवेंट द आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इन पेशेंट्स विद अक्यूट MI एंड अनस्टेबल अंजाइना। इसको हम अक्यूट MI एंड अनस्टेबल अंजाइना के पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसको, टिक्काग्रेलर को। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रसुग्रल का जो ड्यूरेशन होता है वो आपके पास क्या होता है, 2 to 4 आवर्स होता है। एंड इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। ST, ये क्या ST आपके पास होता है ना, ये सेगमेंट होता है ना, ST सेगमेंट की क्या, ये अपवर्ड एरो क्या शो कर रहा है, एलिवेशन को। ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपके पास क्या, अनस्टेबल अंजाइना, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज कंपोज्ड ऑफ अनस्टेबल अंजाइना एंड नॉन ST एलिवेटेड MI। यहाँ पर सवाल बन सकता है कि ST एलिवेटेड MI एंड नॉन ST एलिवेटेड MI। यहाँ देख रहे हैं ST एलिवेटेड MI भी है, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तो यहाँ पर नॉन ST एलिवेटेड MI भी होगा। ST एलिवेटेड एंड नॉन ST एलिवेटेड MI, इन दोनों में एक ड्रग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर प्रसुग्रल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, टिक्लोपिडिन आपके पास 3 to 4 डेज़ इसका जो है ना क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। एंड इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक में। देन हमारे पास क्या, क्लोपिडोग्रिल कभी नहीं बोलना, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 5 डेज़ होता है। एंड इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में या फिर रिकरेंट स्ट्रोक में। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एंड देन परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन सब के एडवर्स इफेक्ट आपके पास क्या होंगे, ब्लीडिंग सबका कॉमन होगा। टिक्लोपिडिन का एक जो है ना एडवर्स इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा एंड एप्लास्टिक अनीमिया होता है। ये टिक्लोपिडिन का होता है, ये MCQ पूछ सकते हैं आपसे। इसे हम बोलते हैं क्या, TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। उसके अलावा प्रसुग्रल एंड क्लोपिडोग्रिल, इन दोनों का भी ये TTP
इनका एडवर्स इफेक्ट होता है। यहाँ से एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू ये पूछेगा कि कौन सा ड्रग देंगे जिसका ये एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, टीटीपी जिसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा इज़ द टिक्काग्रेलर। टिक्काग्रेलर अगर आप देंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा नहीं होगा, ठीक है, ये एमसीक्यू होता है। उसके बाद प्रसुग्रल की कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करना, आपके पास क्या होती है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है एंड ट्रांजिएंट इस्कीमिक जो है ना आपके पास स्ट्रोक होता है, इनमें ये नहीं देते, ये एमसीक्यू आता है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इन पूरे ड्रग्स की क्या फार्मेकोकाइनेटिक्स पर आते हैं। अब देखें इनकी फार्मेकोकाइनेटिक्स बिल्कुल ईजी है। लेट सपोज ये सारे ड्रग हैं, इन सारे ड्रग्स ना हम क्या दे रहे होते हैं, ओरली दे रहे होते हैं, एक्सेप्ट जो है ना किंगरेलर। यहाँ पर मैंने आपको बताया आईवी देते हैं ये सारे, यहाँ पर ये आईवी, लेकिन ना हम आईवी भी देते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो वाइडली यूज़ होते हैं वो सारे ओरली होते हैं, एंड एक होता है जो आपके पास सिर्फ आईवी के थ्रू होता है, किंगरेलर जो ना नाउअडेज। तो अगर लेट सपोज ये मैंने सारे ओरल दिए तो यहाँ पर लेट सपोज मैं ले रहा हूँ एग्जांपल टिक्लोपिडिन की, ठीक है। अगर मैं टिक्लोपिडिन दूंगा और मैंने यहाँ पर फूड भी खाया हुआ है तो दिस फूड विल इम्पेयर द अब्जॉर्बिशन ऑफ द टिक्लोपिडिन ड्रग। तो जो फूड है, फूड इंटरफेयर्स द एब्जॉर्बिशन ऑफ टिक्लोपिडिन ओनली। बाकी सारे ड्रग्स अगर आप दे रहे होंगे तो वो उसकी अब्जॉर्बिशन को कुछ नहीं कर सकेंगे, मतलब क्या फूड उनकी अब्जॉर्बिशन पर जो है ना अफेक्ट नहीं होगा फूड का, बाकी सारे ड्रग्स पर, ठीक है। टिक्लोपिडिन की एब्जॉर्बिशन इम्पेयर्ड होती है विद द फूड। उसके बाद आ जाएं यहाँ पर ये एक ड्रग है क्लोपिडोग्रिल जब लिवर में आएगा तो ये यहाँ पर होता है प्रो ड्रग होता है। यहाँ पर ये ड्रग जैसे ये लिवर में आएगा यहाँ पर ये होता है प्रो ड्रग का मतलब होता है क्या, इनएक्टिव ड्रग। ये इनएक्टिव ड्रग यहाँ पर मेटाबोलाइज होगा इनटू द एक्टिव ड्रग और ये फिर आपके पास यहाँ पर अपना पूरा काम करेगा। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो इसको एक्टिव करता है, एंजाइम का नाम है आपके पास क्या, CYP साइटोक्रोम 2C19। ये एंजाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये एंजाइम यहाँ पर नहीं होगा तो क्लोपिडोग्रिल आप किसी भी पेशेंट में नहीं दे सकते जिनमें आपके पास CYP 2C19 की डेफिशिएंसी है और इसकी जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म होती है, ठीक है, कॉमनली। और अगर कोई भी पेशेंट आपके पास ओमेप्राजोल एंड ऑस्मेप्राजोल यूज़ कर रहा है तो उसमें अब CYP 2C19 वो ड्रग्स ना ओमेप्राजोल एंड ऑस्मेप्राजोल इनहिबिट करते हैं CYP 2C19 को, एंड वो फिर आप ना उन पेशेंट्स में ये क्लोपिडोग्रिल नहीं दे सकते, ठीक है। या तो आपने ओमेप्राजोल को बंद करना है या फिर आपने क्लोपिडोग्रिल नहीं देना। एंड इन सारी ड्रग्स की जो एक्सक्रीशन होती है वो आपके पास यूरिन के थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर इनहिबिटर। बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर क्या कर रहा था, यहाँ पर ये एक प्लेटिलेट है, यहाँ पर दूसरा प्लेटिलेट भी था ये वाला, यहाँ पर ये रिसेप्टर था, ये फिब्रोजन को यहाँ पर स्टेबलाइज कर रहा था, ठीक है। और बाकी जो ना सारे आ रहे थे, बाकी प्लेटिलेट यहाँ पर स्टिक हो जाए, लेट सपोज ये प्लेटिलेट स्टिक हो जाएंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। अब हम जो ड्रग्स देंगे वो इसको इनहिबिट करेंगे और यहाँ पर फिब्रिन यहाँ पर अटैच नहीं होगा, तो फाइब्रिनोजन यहाँ पर अटैच नहीं होगा तो ये क्लॉट नहीं बनेगा। अब ये इसके ड्रग्स कौन से थे मैंने आपको बताए थे, जो ना एप्सिक्समेब, एप्टीफाइबेटाइड एंड टायरोफेबेम, ये सारे ड्रग्स थे इसके, ठीक है। अच्छा, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एप्टीफाइबेटाइड जो ना एब्सिक्समेब आपके पास क्या करेगा, इसकी एक्टिव साइट को बंद कर देगा, मतलब क्या, इस ADP यहाँ पर यहाँ पर फाइब्रिनोजन यहाँ पर आकर बंद नहीं करेगा, ठीक है, बाइंड नहीं करेगा। ये एप्सिक्समेब आपसे नहीं पूछेंगे एंड आपसे क्या पूछेंगे, एप्टीफाइबेटाइड एंड टायरोफेबेम, बिकॉज इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यहाँ पर इस रिसेप्टर में एक साइट होती है जहाँ पर ना फाइब्रिनोजन बाइंड करता है, उस साइट को हम बोलते हैं क्या, आर्जिनिन ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड। ये एप्टीफाइबेटाइड एंड टायरोफेबेन क्या करते हैं, इस साइट को बंद कर देते हैं, यहाँ पर फिर फाइब्रिनोजन बाइंड नहीं कर पाएगा। ये MCQ पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं इनके, जो है ना परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, कार्डियक इस्कीमिया एंड अनस्टेबल अंजेना में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यार सेम है, ये सारों के सेम है। उसके बाद इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इज़ द IV, इनकी एक्सक्रीशन वाया द जो है ना आपके पास क्या, ये क्या है यार, यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू।
एंड जो आपके पास एब्सिक्सिमेब है इसका जो है ना एक्सक्रीटरी रूट आपके पास इतना अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। और इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा आपके पास, ब्लीडिंग भाई। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, ये एंजाइम जो होता है हमारे पास फास्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर। फास्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर में हमारे पास क्या आ रहा था, डायपैराडामोल एंड सिलोस्टाजोल। अब देखिए नॉर्मल में पहले बताता हूँ, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, साइक्लिक एएमपी बहुत ज़्यादा होता है सेल में, जो है ना साइक्लिक एएमपी कैल्शियम को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए लेट सपोज यहाँ पर क्या होगी, कोएगुलेशन होनी है, कोएगुलेशन होनी है तो फास्फोडाइस्ट्रेस रिलीज होता है। फास्फोडाइस्ट्रेस साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट करता है। जब इसको ये इनहिबिट करेगा तो ये साइक्लिक एएमपी कैल्शियम को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो कैल्शियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल बता रहा हूँ पहले, कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर एडीपी रिलीज करेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2, यहाँ पर क्या होगी, कोएगुलेशन होगी। अब देखिए हम जो ड्रग दे रहे हैं वो फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है। फास्फोडाइस्ट्रेस जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। साइक्लिक एएमपी को जब इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा। साइक्लिक एएमपी जब बढ़ेगा तो ये कैल्शियम को रिड्यूस करेगा, ये कैल्शियम को रिड्यूस करेगा यहाँ पर, ठीक है। होप कि आपको जो मैंने बताया ये प्रोसेस ये प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप ये क्या था, इसका पूरा ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है ये इसका पूरा, ठीक है। इन दोनों का यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर आपके पास क्या होते हैं, डायपैराडामोल को आप स्ट्रोक में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपने याद करनी है, इज़ दी अनस्टेबल अंजाइना। क्या अनस्टेबल अंजाइना में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर दी वेजोडायलेटर है, इसीलिए हम इसको अनस्टेबल अंजाइना में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, हेडेक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, बिकॉज ये डायलेट कर रहा है तो इस बीपी बिल्कुल लो हो जाएगा। एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। हेडेक क्यों होगा, बिकॉज जब ये वेसल को डायलेट करेगा, वेसल को जैसे ही डायलेट करेगा और जब ब्रेन की वेसल डायलेट होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो मेनिंजीज हैं, मेनिंजीज में जो आपके पास वेसल्स होती हैं, तो मेनिंजीज के जो वेसल्स जब डायलेट होंगी तो वो ना वेसल डायलेटेड वेसल क्या करेगी, मेनिंजीज को पुश करेगी अपवर्ड। जब वो मेनिंजीज को पुश करेगी ना अपवर्ड, तो वो जो मेनिंजीज है ना वो टच होंगी विद द ब्रेन। जब ये कोलिजन होगा बोन में टच करेंगी, बोन एंड मेनिंजीज का जब ये कोलिजन होगा तो वहाँ पर मेनिंजीज में ना पेन रिसेप्टर होते हैं, उसकी वजह से पेन फील होगा, आपको हेडेक होगा, ठीक है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड उसके बाद डायपैराडामोल, इसका जो आपके पास एक्सक्रीटरी रूट होता है वो, इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म आपके पास क्या होता है, जो है ना आपके पास ये फेज़ टू रिएक्शन होता है ना मेटाबॉलिज्म में, ये उसको फॉलो करता है। फेज़ 2 रिएक्शन में आपके पास क्या होती है, ग्लूकोरोनाइडेशन। इसकी ग्लूकोरोनाइडेशन होगी और ये इसका जो एक्सक्रीटरी रूट होता है वो आपके पास क्या होता है, फीसेस में ये एक्सक्रीट आउट होता है। उसके बाद आपके पास क्या है, जो है ना सिलोस्टाजोल आपके पास जो है ना इसका, ये भी आपके पास क्या होता है, जो है ना इसके भी आपके पास जो सिलोस्टाजोल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं किस में, बेसिकली जो है ना ये आपके पास प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को कम करता है, ठीक है। इसको हम एस्पिरिन के साथ साथ भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म आपसे पूछ सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इसकी एंजाइम कौन करता है, CYP3A4 द कॉमन एंजाइम होता है। ये आपके पास क्या बहुत ही कॉमन एंजाइम होता है जो आपके पास मेटाबॉलिज्म करता है, और इसको जो है ना इनएक्टिवेट करेगा, इनएक्टिवेट होकर ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, कहाँ से, यूरिन के थ्रू। इसके एडवर्स इफेक्ट सेम होंगे, वेजोडायलेटर है ये भी, तो हेडेक होगा, अच्छा इसके GI प्रॉब्लम होते हैं, डिस्पेप्सिया होता है, डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ये याद करना, ये इसके जो है ना GI प्रॉब्लम होते हैं, ये GI प्रॉब्लम करता है। एंड इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन इज़ दी हार्ट फेल्यूर, ये कभी नहीं बोलना, ये MCQ पूछा जाएगा आपसे, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन हार्ट फेल्यूर है, ठीक है। अच्छा, होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है।